फितरी फैमिली है, ये खानदान है, वो उसी वक्त शुरू होता है जब दो मियाँ बीवी आपस में मिलके एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं, यानी उनकी शादी होती है। तो फितरती तौर पर ये मियाँ बीवी एक नए खानदान का आगाज करते हैं। फिर उसके आगे नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए जब वो औलाद होती है तो सही मायने में तो ये एक खानदान है जो एक फितरती तौर पे है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जब एक खातून या एक लड़की शादी करके एक नए खानदान में आती है तो उसका वास्ता सिर्फ ये नहीं होता कि एक अजनबी शख्स है जिससे उसका निकाह होता है, चले वो तो उसके लिए खावंद होता है, उसको उसने कबूल करना होता है और वो कबूल करके ही उसके निकाह में आती है। लेकिन यहाँ पे और बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो जिसको उनको उसको झेलना पड़ते हैं। असल वहां पे सास है, ससुर है, देवर हैं, नंदे हैं, और एक बड़ी फैमिली है। अब होता क्या है कि जब वो उसकी शादी आती है तो इन सबको उसको मैनेज करना होता है। तो इसमें वो चूंकि इतनी तजुर्बेकार भी नहीं होती और वो खुद भी अपने घर में मुमकिन है कि नाजो नेम में पली हो, तो यहाँ पर इतने लोगों के लिए एक ये उसके ऊपर एक बर्डन ये होता है कि मैंने इन सबको खुश करना है। तो खुश करने के लिए उसको बड़ी सारी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। और और उसके ऊपर एक और सीक्वेंस ये होता है कि अब चूंकि मियाँ बीवी की शादी होती है तो फितरती बात है, लामोहल्ला तौर पे खावंद का झुकाव अपनी बीवी की तरफ होता है, प्यार मोहब्बत होता है, फितरी सी चीज है। तो जब उसका अट्रैक्शन अपनी बीवी की तरफ होती है, वो उसकी तरफ ज्यादा होता है, तो सबकी नजरें उन पे होती हैं। नौ ब्याता जोड़े पे सब खानदान की नजर होती है, सास की भी होती है कि ये मेरा बेटा अब बीवी के बड़ा हर वक्त उसमें घुसा रहता है। इसी तरह दूल्हे की बहनें भी इस बात पे बड़ी नजर रखती हैं। और अब उनको ये चीज बुरी लगती है क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि ये एक पोजेसिवनेस होती है कि बेटे को माँ समझती है कि मेरा ज्यादा राइट है, इस तरह बहनें भी वो ये चीज समझती हैं। तो अब बेटा तो उनके अताब का शिकार नहीं होता क्योंकि वो उनका अपना खून होता है। तो ये सारा जो होता है बोझ, ये उस लड़की पे मुंतकिल हो जाता है जो शादी करके वहां पे आती है। तो वो सास की नजर में भी और नंदों की नजर में भी वो उसके ऊपर एक बड़ा सारा प्रेशर और एक कह लें कि नापसंदीदगी का आंसर उसके ऊपर आ जाता है। तो ये एक गैर फितरी की बात है। अगर लड़की की शादी होती है तो मैं समझता हूँ कि सिंपली उसे अपने खामद को खुश करना या उसकी खिदमत करना ये तो उसकी एक जिम्मेदारी है। अब इतनी सारी फैमिली को अगर वो उसके करना पड़े तो ये उसके ऊपर एक ज्यादा बोझ है जो कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, अदरवाइज कहीं पे और नहीं है। और इसका तल्लक जैसा कि आपने बयान किया कि इसका जो मामलात हैं, आपने यूरोप से भी हवाला दिया, तो हमारे यहाँ या दुनिया में कहीं और पे ये नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ है। अब आप अरब ममालिक में आप भी रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ, वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लड़का चाहे वो एक किराए का एक कमरा ले ले, वो पहले उसने अपना अरेंज करना है, फिर वो शादी करेगा, ताकि वो दोनों मियाँ बीवी खुश असलूबी से और बेझिझक होके अपने मामलात को करें और उनको ऊपर वो शर्मिंदगी का एक एलिमेंट ना हो। जैसे लड़की हमारे यहाँ एक शर्मो या का एक हमारे यहाँ एक तस्वर है, वहां पे पली बड़ी होती है, तो यहाँ पर आके एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में उसमें बड़ी सारी नजरें होती हैं। ये तो एक पहलू हो गया। अब दूसरा एक पहलू है जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो एक और कबाहत है, उसमें सारा फैमिली का बोझ होता है वो एक फर्द पे होता है, चाहे वो फैमिली का मर्द कमाने वाला है, बाप है या सरबरा जो भी है, उसने कमाना है और आगे उसकी जितनी भी औलाद है, बेटे हैं, बेटियां हैं, वो पहले तो तालीम के नाम पे बहुत सारे साल गुजारती हैं। जबकि आपको पता है कि यूरोप में और बाकी दुनिया में 18 साल की एक ऐसी उम्र होती है कि उसके बाद लामुहाला तौर पे हर नौजवान लड़की लड़के को जिंदगी में कोई ना कोई अमली कदम उठाना ही होता है और उन्हें अपना एक नया आशियाना भी बनाना होता है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो ऐसा समझा नहीं जाता। और यहाँ पे लड़कियां लड़के 18 साल की उम्र के बाद भी साला साल तालीम के नाम पे कोई मुनासिब जॉब ना मिलने की एक बहाने के बिना पर बहुत सारे साल जो हैं वो एक तुफैलिये सी जिंदगी गुजारते हैं। और ये सारा बोझ किस पे होता है? एक फर्द पे, जो फैमिली का सरबराह है। तो ये भी एक हिसाब से एक किस्म की नाइंसाफी है कि इतने सारे लोगों का बोझ एक बंदा उठाए, तो ये भी एक नाइंसाफी किसी बात। अब तीसरी को बात इसमें ये आती है कि अगर एक फैमिली में एक बहू आती है तो वो भी मसाइल हैं, वहां पे नंदे भी होंगी, वहां पे दूसरे भाई भी होंगे, सास ससुर, लेकिन जब दूसरे भाइयों की शादियां होती हैं और बहुएं आती हैं, दो तीन,
तो फिर तो वहां पे वो क्या कहते हैं, युद्ध का एक समा बन जाता है, महाभारत छिड़ जाती है, क्योंकि तबीयतों में फर्क एक फितरी सी बात है। तो वहां पे फिर साजिशें, लड़ाई झगड़े और एक ऐसा एक ये सिलसिला पैदा हो जाता है कि ये इससे बचा नहीं जा सकता। और ये सारे मसाइल हमारी सोसाइटी में आम है। घरों में जो खवातीन में लड़ाई झगड़े हैं, सास ससुर के हवाले से, बहू के हवाले से, और ये सारे जो मसाइल हैं, ये मैं तो समझता हूँ इसका यही वजह है कि एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। अब अगर मेरी बात अगर शायद लंबी होगी हो, लेकिन आखिरी एक पॉइंट है कि जो लोग इसको इस तरह डिफेंड करते हैं कि जी इसका ये फायदा है कि जी बूढ़े वालदैन जो जनाब वो फिर उनका कौन पुरसाने हाल हो, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और ये जी वो मिलके रहने से एक प्यार मोहब्बत है। तो मुझे इसमें भी कोई ऐसी कुछ सॉलिड किस्म की ये दलील नहीं लगती। वो इस बिना पे हम अगर देखें कि वो तमाम ममालिक जहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे जैसा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि मैं समझता हूँ ये तो सिर्फ बरसगीर पाको हिंद में ही है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। तो फिर वो लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं? वहां के बूढ़े लोग, चले जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पर तो एक सोशल वेलफेयर का निजाम है, रियासत अपने बूढ़े शहरियों को संभालती है। लेकिन कुछ गरीब ममालिक भी हैं। अभी इस प्रोग्राम के हवाले से परसों मैंने अपने फिलिपाइन में एक दोस्त से बात की, तो मैंने कहा यार यहाँ पर भी चूंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम तो नहीं है, तो बूढ़े वालदेन का क्या होता है, पुरसाने हाल कौन होता है, वो कैसे मैनेज करते हैं? तो उन्होंने बताया कि आगो भाई ऐसा है कि यहाँ पर चूंकि ये एक ऐसा लाम वाला एक बात है कि 18 साल के बाद लड़की हो या लड़का हो, उसने कुछ ना कुछ जॉब या कोई अपना अलहदा से कुछ ठिकाना करना ही करना है। लेकिन अगर वो नहीं भी कर पाते और उनको कोई मुनासिब सिलसिला नहीं मिलता, क्योंकि फिलिपाइन में गुर्बत है, तो वो माँ बाप के घर रहते हैं। लेकिन फर्क ये है कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप किसके साथ रह रहे हैं, तो वो बताते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ रह रहा हूँ, मैं अपने बाप के साथ रह रहा हूँ। अब बात तो एक ही है कि हम भी यही कुछ करते हैं और वो भी करते हैं, लेकिन सोच का फर्क है कि वहां पर वो कहते हैं कि हम मैं अपनी माँ के साथ रह रहा हूं, यानी अथॉरिटी कौन है, पावर किसके पास है? माँ के पास। घर माँ का है, बाप का है। और यहां पर हम क्या कहते हैं कि माँ जी बड़े बेटे के साथ रह रही है, बाप मंझले बेटे के साथ रहता है जी। अब होता सब कुछ माँ बाप का है, लेकिन ये इस बात इतनी सी बात से वो सारा मंजरनामा बदल जाता है। तो वहां पे उसका फायदा ये है कि अगर लड़की या लड़का, बेटी या बेटा माँ बाप के साथ रहता भी है, तो वो इस बात को एहसान समझते हैं और बदले में कुछ ना कुछ पे बैक करते हैं, चाहे वो सर्विसेज की मद में हो, चाहे वो ग्रोसरी में हेल्प करें या किसी भी हवाले से अगर वो हेल्प करें, तो वो आ, उसको पे बैक किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हम इसको एक समझते हैं कि ये हमारा हक है। जवान औलाद माँ बाप की कमाई हुई, चाहे वो घर हो, कारोबार हो, वो उसको अपना एक हक तस्वर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके फिर ये एक नाइंसाफी हो जाती है कि जिस बूढ़े आदमी ने या जिसने अपनी सारी जवानी लगा के एक कारोबार बनाया है, ये घर बनाया है, तो वो जब औलाद जवान हो जाती है तो वो उनको ट्रांसफर हो जाता है, वो एक किस्म का उनके ऊपर डिपेंडेंट बन जाता है। तो ये मेरे हिसाब से फिर वही मामला ठीक है कि जहां पर जो कमाई है वो वालदेन के ही नाम रहती है, अगर औलाद इस्तेमाल भी करती है तो वो एहसान समझ के करती है। तो इस हवाले से तो मुझे लगता है कि अब नए वक्त के जो बदलते हुए वक्त के तकाजे हैं, यहाँ पे इसके मसाइल ज्यादा हैं और इसका मुझे कोई फायदा नहीं नजर आता।